वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक का नाम मैंने कल की क्लास में बोला था, पर क्वेश्चन करने में ना थोड़ा जरा सा ज़्यादा टाइम लग गया था हमको। ओके, उसी के साथ में लेते तो आपकी क्लास लंबी चौड़ी हो जानी थी, 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाती। सही बात है, तो इसलिए इस पोर्शन को अलग से निकाल दिया है मैंने। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टॉपिक अगर आप लोगों ने मेरे से पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में हूबहू ये टॉपिक आता है। देखो, हम जितनी भी चीजें पढ़ चुके हैं सारी चीजें ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड होती है। और मैं आपको बात बता दूं, कई बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ना है। आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। जितनी मैं चीजें बता चुका हूं यही चीजें पूछी जाएगी, इन्हीं को रिलेट करके मैं फिर भी आपको ट्रांसमिशन लाइन के 2-4 वीडियोज अपलोड करवा दूंगा, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पे देख लेना, आपकी तसल्ली के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही बात है। यहां से जो फॉर्मूले ये आपके निकल रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही होता है। क्लियर है? तो अब चल सकते हैं। अब समझना रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होता है क्या है भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में कि प्रकाश की किरण आई, दीवार पे टकराई, और टकरा के मान लो इस एंगल पे आई तो इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी सरफेस पे अगर मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है, अगर इस सरफेस पे मैंने यहां से इन किरणों को गिराया तो ये इससे टकरा के वापस से क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन होना। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन होना। अब जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे 10th 11th में, कि सर मान लो ये कोई मेरा मिरर है, इस सरफेस पे प्रकाश की किरण इधर आएगी, ये मेरा अभिलंब है, तो इधर से टकरा के इधर चली जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बिल्कुल। परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता था कि ये इधर से इधर जाएगी तो किसी एंगल से थोड़ा सा झुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश की जो किरणें होती है, ये प्रकाश की किरणें जो होती है, ये भी आपकी कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। मतलब आपको एक बात पता है क्या? यहाँ पे 3 तरह की वेव होती है। एक होती है इंसिडेंट वेव जो आती है, एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव जो वापस जाती है, और एक होता है आपका ट्रांसमिटेड वेव जो यहाँ से इस मीडियम में होते हुए आगे चले जाती है। तो 3 तरह की वेव होती है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओके, और इसको कौन सी किरण बोलते हैं? ओके, जो भी है रिफ्रैक्शन वेव, इधर नीचे जाने वाली किरण, या इसको ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं कि आगे चली जाती है। तो अभी तक मैंने हमारे अपने लेवल की बात नहीं की, ये मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने 7th 8th क्लास में ऐसे कुछ डायग्राम्स पढ़े होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ बिहेवियर देखा होगा। सही बात है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम थोड़े लेवल की बात करेंगे, हम एक अच्छे लेवल की बात करेंगे। अगर मैं आपसे लोगों से एक सिंपल एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आपका टॉपिक मैंने बताया कि ये टॉपिक जो है मैंने आप लोगों का ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन करके एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था ट्रांसमिशन लाइन के टाइम पे पावर सिस्टम में, तो वहां भी मैंने पढ़ा रखा है। वैसे आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं जब चलूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसमिशन लाइन दोनों के एग्जाम्पल एक साथ ही करवा दूंगा, और दोनों का बिहेवियर भी साथ में लेकर चलूंगा, तो आपको उसकी भी फीलिंग आ जाएगी, इसकी भी फीलिंग आ जाएगी, दोनों ही पता लग जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, तसल्ली से बैठ जाओ। अब सोचो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जब आप पढ़ते हैं तो हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि मान लो ये एक बीकर है ना, और बीकर में मान लो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया, अच्छे से ये पानी भर दिया मान लो। तो आप जानते हो कि जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण आई, जैसे मान लो इधर से आई और यहाँ आके गिरी, तो क्या होता है? एक्चुअली ये हवा में आ रही थी, मान लो ये आपका नॉर्मल होता है अभिलंब जिसको आप बोलते हो, तो ये हवा में आ रही थी। तो हवा में आने के बाद में जब ये पानी में जाती है तो इसके बिहेवियर में हल्का सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ये सीधी जानी चाहिए थी, पर सीधी नहीं जाके थोड़ी सी इधर चले जाती है। आप जानते हो विरल माध्यम, सघन माध्यम की सघन माध्यम में जाती है, डेंसिटी हाई होती है, तो आपका अभिलंब की तरफ किरण झुक जाती है। काफी सारी चीजें पढ़ते हैं ना हम, बिल्कुल। और कुछ वेव जो है यहाँ से इधर क्या करती है? मूव कर जाती है। मतलब एक्चुअल में अगर यहाँ पे हवा ही होती और आगे भी अगर हवा होती तो ये किरण सीधे के सीधे आगे चले जाती इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। इसमें ये वाला चेंज और ये वाला चेंज इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने की कोशिश करती है, ध्यान से सुनना एक एक बात को। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे प्रकाश की किरण है, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
एंटर करती है उसके सरफेस से, ये सरफेस है मीडियम का, देखो ये दोनों को अलग कर रहे हैं, इधर हवा है इधर पानी है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करने की कोशिश करती है तो उसके सरफेस से दो काम होना शुरू होते हैं। एक काम ये होता है कि वो वेव वहां से उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो आगे की तरफ मीडियम में चले जाता है। ये आगे जाने वाली वेव को मैं नाम बोलूंगा ट्रांसमिटेड वेव, और इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड वेव, और इस वेव को मैं बोलूंगा इंसिडेंट वेव। ओके, तो एक्चुअल में तीन तरह का काम होता है कि एक वेव जब आती है, आके किसी एक सरफेस पे जब टकराती है जहां मीडियम का चेंज होना पाया जाता है, तो उस वेव के साथ दो काम होते हैं कि उसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पोर्शन वापस से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको एक्चुअल में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। इसको रिफ्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों काम एक आपके ट्रांसिएंट वेव के साथ में होता है। और इसको मैंने ट्रांजिएंट इसलिए बोला है, ट्रांजिएंट इसलिए बोला है क्योंकि देखो ट्रांजिएंट का मतलब होता है किसी की लाइफ में चेंज आना, किसी के बिहेवियर में चेंज आना। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां तक जब जाती रहती है तो ये हवा में रहती है, तो इसका बिहेवियर एक जैसा होता है, सही है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद में आगे पानी है, तो जो भी कहानी बननी है वो यहां बननी है। तो इस पॉइंट से जैसे ही ये आगे जाने की कोशिश करती है इसके बिहेवियर में चेंज आता है। इसका कुछ पोर्शन ही आगे जाता है, कुछ पोर्शन इधर चले जाता है। तो बिहेवियर में यहां पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। लाइफ में क्या है, चेंज आया है। तो इस पॉइंट को ट्रांजिएंट पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांजिएंट पॉइंट। तो इसलिए हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। अब मैं ट्रांसमिशन लाइन क्यों बोल रहा हूं वो भी जरा आप सुन लीजिए। देखो जैसे मान लो एक कोई वायर है, अभी तक मैंने ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, समझ रहे हो आप, हाँ, तो तसल्ली रखो। अभी ये समझ सोचना कि सर क्या क्या बताया जा रहा है, अभी तो ये टॉपिक मैंने शुरू भी नहीं किया है। अब देखते हुए चलो, मान लो ये कोई वायर है, अब इस वायर में होते हुए मान लो यहाँ पे कुछ करंट आ रही है आई, इसके ऊपर कुछ वोल्टेज है मान लो भी, है ना। अब ये एक सेम वायर है। अब इस वायर पे जैसे होता है ना कि आपके घरों के आगे होते हुए सर्विस लाइन जा रही होती है ना। अब उस सर्विस लाइन पे से फिर क्या करते हो कि आप अपना जो आपकी पीवीसी केबल आपके पास होती है ना, तो उस पीवीसी केबल को आप सर्विस लाइन से लगा के अपने घरों में लाइट लेना शुरू कर देते हो। अब सर्विस लाइन है, उसका तो डायमीटर भी अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग है, सारी वैल्यू अलग है। आपके पीवीसी जो है उसका डायमीटर अलग है, रेजिस्टेंस अलग है या नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो पहले आपका करंट और वोल्टेज का पाथ ये वाला था, मान लो ये आपकी सर्विस लाइन थी। सर्विस लाइन का मतलब समझते हो ना, सर्विस लाइन होता है एसीएसआर कंडक्टर, जो एसीएसआर कंडक्टर होता है ना आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्विस लाइन। तो पहले आपकी सर्विस लाइन में करंट जा रही थी। अब यहां से आप लोगों ने यहां से करंट जानी है कहां पे, केबल में होते हुए, और केबल कहां पे जा रही है, आपके घर में जा रही है। तो यहां से ये करंट गई है कहां पे होते हुए, केबल में होते हुए। तो देखो पहले के आपका वायर अलग था जिसमें होते हुए करंट जा रहा था, तो ये अलग मीडियम है, ये आपका मान लो आपका मीडियम 1 है। अब यहां पे इस पॉइंट पे आके ये करंट और वोल्टेज आपका एंटर कर रहा है किसमें, केबल में। तो केबल एक अलग मटेरियल हो गया, एक अलग रेजिस्टेंस हो गया, एक अलग कैटेगरी हो गई। तो मतलब ये आपका नया मीडियम है, मान लो ये है आपका मीडियम नंबर 2, समझ रहे हो। तो मतलब हुआ क्या कि करंट और वोल्टेज की वेव जो इधर से प्रोपोगेट करते हुए आ रही थी वो इस पॉइंट पे आके एक अलग मीडियम में एंटर कर रही है, और वो मीडियम आपका कौन है, केबल है। मतलब एक मीडियम से आप कहां जा रहे हो, दूसरे मीडियम में जा रहे हो। अब यहां क्या हो रहा था, रिलेट करो चीजों को रिलेट करो। यहां भी यही हो रहा है कि सर ये प्रकाश की किरण इधर से हवा में से आ रही है और इस पॉइंट पे आके हवा में से पानी में एंटर करने की कोशिश कर रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। यही तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो इसके पास में दो काम हो रहे हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसमें थोड़ा सा ट्रांसमिटेड हो रहा है, वेव में जा रही है आगे, सही बात है ना, बिल्कुल। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके साथ ये हो रहा है, तो भाई वोल्टेज और करंट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, क्योंकि वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और करंट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और हम इतने दिनों से पढ़ते रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन करता है, बिल्कुल सही है। मतलब इधर से वेव आएगी, आके यहाँ पे इस जैसे ही ये वाला मीडियम आएगा तो ये वाला पॉइंट आपका ट्रांजिएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से इस करंट का, मान लो करंट या वोल्टेज जो भी है आपका, मान लो ये वोल्टेज है, तो यहां से वोल्टेज की वेव आई, मान लो ये हो गया इंसिडेंट वेव। तो यहां से इससे टकराने के बाद कुछ वेव यहां से वापस चले जाएगी, वोल्टेज का कुछ पोर्शन वापस चले जाएगा और कुछ पोर्शन यहां से आगे क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। इसी बिहेवियर को बोला जाता है ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। इसका नाम क्या बोला जाता है, ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। अगर बिहेवियर ऐसा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात एक ही है, बात अलग अलग नहीं है।
एक ही बात है, आप इस तरीके से समझो या इस तरीके से समझो। एंड डोंट वरी, मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, दोनों बिहेवियर मैं आपको पैरेलली समझाऊंगा। दोनों एक ही है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूले सेम, बिहेवियर सेम, सब कुछ सेम, कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों आपको सेम सेम ही नजर आएंगे। ठीक है ना? अब पढ़ना शुरू करें। कहानी समझ में आई कि एक्चुअल में इसको हम ट्रांसमिशन लाइन से रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में भी एग्जैक्टली ऐसा बिहेवियर पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब आगे चले, देखो जरा ध्यान से, नोट्स बनाते हुए चलना अच्छे से। मैं नोट्स के तरीके से ही लिखवाता हुआ चलूंगा, आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे जैसे जैसे हम चलेंगे, फॉर्मूले अपने आप डेवलप हो जाएंगे। अब देखते हुए चलो, देखो पॉइंट नंबर 1 लिखना पहले, ओके। लिखना, व्हेन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट, ओके, एट ए medium, okay, at a medium, then some portion, okay, then some portion is transmitted and some is reflected. ओके, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस लाइन में? क्या बोला है मैंने, समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि सर अगर मान लो मेरे पास में ये कोई लेयर है, समझना, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेता हूं। देखो सर, मान लो मेरे पास में ये कोई लेयर है। अब इस लेयर के एक तरफ मैंने एक मीडियम भर रखा है। मान लो इधर वाला मीडियम को मैंने बोल दिया कि ये है आपका मीडियम नंबर 2, और इधर वाले को मैं बोल देता हूं कि ये है मेरा मीडियम नंबर 1। ठीक है ना? बिल्कुल। अब मान लो ये वाला मीडियम 2 हो गया, ये आपका मीडियम 1 है, और ये इस तरह का एक बिहेवियर है। इधर एक मटेरियल भरा हुआ है, ओके। मान लो उसकी परमेबिलिटी μ2 है और ये है आपका ε2। परमेबिलिटी और परमिटिविटी दोनों है भाई, अलग मीडियम तो अलग होगी, ओके। और इस वाले की है मान लो μ1 और ये हो गया ε1। तो ये दो आपके मीडियम है, ऐसा आपका बिहेवियर है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखो, मान लो एक इधर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। कौन आ रही है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले मीडियम में होते हुए आ रही है। अब जैसे जैसे ये वेव यहां से आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, तो यहां इस पॉइंट पे आने के बाद में इस पॉइंट पे ये वेव आके गिरेगी ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। इसके बाद में दूसरा मीडियम शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो दूसरा शुरू हो जाएगा तो क्या क्या होना चाहिए सर? इसका कुछ पोर्शन आगे जाएगा, ट्रांसमिट होगा, कुछ पोर्शन पीछे चले जाएगा, रिफ्लेक्टेड होगा, और कुछ पोर्शन आपका इंसिडेंट वाला है, जैसा बिहेवियर मैंने अभी अभी रिसेंटली बनाया था आपके लिए। किसके लिए? वोल्टेज और करंट के लिए। सही है? वो तो एक बेसिक बिहेवियर हो गया। चलो एडिशनल समझते हैं। देखो तो सर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, ओके। चलो इस डायरेक्शन को मैंने बोल दिया कि ये डायरेक्शन है आपकी, मान लो कौन सी मान लो, चलो ये जेड डायरेक्शन आपकी, मतलब आपकी वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर सर मेरी वेव की डायरेक्शन जेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? मान लो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मान लो मैंने मान लिया कि ये एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल। एक्स डायरेक्शन में आपका क्या होना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए सर? इससे और इससे 90 डिग्री होना चाहिए, और वेव प्रोपोगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, मतलब ई क्रॉस एच की डायरेक्शन जेड होनी चाहिए। ई एच अगर अंदर ले लिया तो ई क्रॉस एच, ये तो इधर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर बाहर की तरफ। ठीक है भाई, ये डॉट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखो इस डायरेक्शन को मैंने जेड डायरेक्शन माना है, ओके। अगर इसको मैंने जेड डायरेक्शन माना है तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हुई आ रही है। अगर जेड डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक्स डायरेक्शन में मान लिया, तो वाई डायरेक्शन में आपका कौन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है ना सबके? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। अब देखो, मान लो जब ये मीडियम 1 में से होता हुआ आ रहा था, देखो थ्योरेटिकल और बिहेवियर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मैथमेटिकल क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं, समझना। सर जब ये इधर से आ रहा था तो वेव जा रही थी इधर जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला इधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपने बोला ये बाहर की तरफ है, एच। ये कौन से मीडियम है? मीडियम 1 में है, परफेक्ट है, मीडियम 1 में है।
तो इधर से ये वेव आके इधर आके इस कोने पे आके गिरेगी, इसका कुछ पोर्शन यहां से आगे की तरफ चले जाएगा, जो यहां पे आके गिर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव। तो ई ऑफ आई लिख देता हूं भाई। एक का देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा बिहेवियर होगा मैग्नेटिक फील्ड का भी वैसा ही होता है, आप जानते हो ना, इक्वेशन एक जैसी ही होती है दोनों की, सही है। तो इसका कुछ पोर्शन आके यहां पे टकराया और इसका कुछ पोर्शन यहां से आगे चला गया, तो ये हो गया ई ऑफ ट्रांसमिटेड। आई का मतलब इंसिडेंट, टी का मतलब ट्रांसमिटेड, ठीक है, ओके। कुछ पोर्शन यहां से जो होगा वो इधर वापस जाने की कोशिश करेगा और उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही पाया जाएगा। ये आपका हो गया मीडियम 1 का बिहेवियर, ये हो गया मीडियम 2 का बिहेवियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब सर मैं एक बात बोल सकता हूं यहां से क्लियरली, क्या बोल सकता हूं, देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इधर से आ रही थी, चलो मान लिया, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, चलो मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है सर, ये कुछ ऐसा होता है कि इट्स जेड कोमा टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मान लो ई नोड है, ओके। आगे क्या होता है, ई की पावर, यहां पे क्या होता है माइनस ऑफ, ये क्या होता है गामा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ई की पावर माइनस ऑफ गामा जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। एकदम परफेक्ट है ना बेटा, इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, ओके। कौन सी डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ई ऑफ एक्स है, परफेक्ट है, बिल्कुल। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो आई कैन से कि इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड तो है ही सही, ई की पावर ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया माइनस अल्फा जेड, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा इंटू जेड, ये हो गया आपका ई ऑफ एक्स, परफेक्ट है। जेड कोमा टी बिल्कुल परफेक्ट है, इक्वल्स टू दैट वन इक्वेशन। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की ये इक्वेशन होती है। अगर मैंने लिखा इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा सर, ई ऑफ आई, परफेक्ट है। इंसिडेंट वेव कौन से मीडियम में आ रही है, पहले मीडियम 1 में आ रही है, तो म्यू 1 होगा एप्सिलॉन 1 होगा, बिल्कुल सही बात है, म्यू 1 होगा एप्सिलॉन 1 होगा। यहां पे आपका अल्फा 1 होगा बीटा 1 होगा, क्योंकि पहले वाले मीडियम के पैरामीटर्स आएंगे, जब मीडियम 2 में जाएगी तो दूसरे वाले मीडियम के पैरामीटर आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ई ऑफ आई क्या होना चाहिए कि सर मैग्नीट्यूड होगा E0 ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा 1 जेड ई की पावर माइनस आयोटा इट्स बीटा 1 जेड, दैट्स माय इंसिडेंट वेव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मीडियम 1, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर मीडियम 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, एच ऑफ आई क्या होना चाहिए, बताना जरा बेटा मुझे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए सर, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय नीटा, और बाकी इक्वेशन होती है पूरी की पूरी सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसकी बात कर रहे हो आप, इंसिडेंट की, मतलब पहले वाले मीडियम में है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को मैंने नाम दे दिया कितना, नीटा ऑफ 1 दे दिया। इसका मतलब समझते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका फेज भी होता है, सबको पता है ना, ये बात माइंड में क्लियर रखना, आगे काम आएगी, ठीक है ना, आगे ये चीजें बड़ी होती जाएगी, पहले समझते हुए चलो। एच ऑफ आई, ये बिहेवियर समझ में आया, पूरा क्लियर है, ओके। ई ऑफ आई आ गया, एच ऑफ आई आ गया। अब जरा मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पोर्शन आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ओके। तो मतलब ई ऑफ टी भी है, परफेक्ट है, ई ऑफ टी है, ओके। अगर ई ऑफ टी को मैंने लिखा तो क्या लिखूंगा कि सर इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ओके, सेकंड वाले पोर्शन में जा रहा है, परफेक्ट। क्या होगा, ई ऑफ टी का मैग्नीट्यूड होगा, सेकंड वाले पोर्शन में गया तो ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा 2 जेड ई की पावर माइनस आयोटा इट्स बीटा 2 एंड इट्स जेड। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड पोजीशन का है ये। हाँ, आप चाहो तो आपको अगर इसको E0 अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आप इसको E2 भी लिख सकते हो, आप ये पहले पोर्शन में है तो आप इसको E1 भी लिख सकते हो, लेकिन E1 से कंफ्यूज जाओगे आप, ठीक है ना। तो आप इसको E0 कर लो, इसको आप E0 डैश कर लो, एक काम करो भाई, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्टली बराबर होगा क्या, जरूरी नहीं है, E0 अलग अलग हो सकता है ना, सही बात है। और वैसे ई की पावर माइनस अल्फा जेड जो होता है ये भी मैग्नीट्यूड को दिखाता है, या अल्फा 1 लिया या अल्फा 2 दिया है, तो अलग तो वैसे ही दिख रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं, सब क्लियर है, परफेक्ट है एकदम, ओके। अगर मैंने एच ऑफ टी लिखा क्या करूंगा, नथिंग बट एज ए
एज इट इज पूरा का पूरा सिंपल, इट्स नेटा टू इट्स e की पावर माइनस अल्फा टू जेड e की पावर माइनस आयोटा बीटा टू इंटू जेड। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने ना पहले भी काफी पढ़े थे। हमने पढ़ा था बाउंड्री कंडीशन एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशन एट द मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पे ना इस बाउंड्री कंडीशन पे आप समझो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैंने बोला हुआ ये बाउंड्री पे पॉइंट है, इसके जस्ट इधर मीडियम 1 है और इस पॉइंट के जस्ट इधर मीडियम 2 है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब जब वेव यहां पे इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी तो उस टाइम पे मतलब इसमें इस पॉइंट पे जस्ट आने से पहले जस्ट एक सेकंड पहले वेव रहेगी मीडियम 1 में और जस्ट एक सेकंड बाद में वेव रहेगी मीडियम 2 में। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो मान लो जस्ट पहले वेव मीडियम 1 में है, तो जब मीडियम 1 में रहेगी तो वेव का जाने का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तो रहेगा जेड वाला, मतलब इधर वेव जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इधर बाहर की तरफ, लेकिन कौन से मीडियम में रहेगा? मीडियम 1 में। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब जस्ट एक सेकंड बाद में इसको बाउंड्री को क्रॉस करके तुरंत ये यहां पहुंचेगा। यहां पहुंचते ही वेव की डायरेक्शन रहेगी ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही वाई डायरेक्शन में। मतलब इस बाउंड्री के ऐसे समझ लो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के जस्ट हल्का सा इधर बिहेवियर मीडियम 1 का, जस्ट हल्का सा इधर बिहेवियर मीडियम 2 का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सडन चेंज तो होते नहीं है, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन देखूं, अकॉर्डिंग टू दी बाउंड्री कंडीशन अगर मैं देखूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर चलो मान लिया अप्रोक्सीमेशन से अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस बाउंड्री कंडीशन के जस्ट इधर और जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आई कैन से कि अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन, समझना, अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए सर? सर ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ I मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ T। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए भाई। सही बात है कि नहीं है? एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो बराबर करो यार, सही बात है, दोनों के बराबर होने चाहिए। ओके, तो बेटा एक बात बताओ भाई, वेव जा रही थी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड था यूं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो यूं था बाहर की तरफ। अब मान लो ये पेन है, ये सामने, ये आपका मान लो आपकी बाउंड्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम 1 में पहले इधर, इसको क्रॉस करके फिर इधर है, तो एकदम सरफेस पे ही, ये भी तो बाउंड्री पे ही है, बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया, फिर तो आप ये भी लिखो कि H ऑफ I का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू H ऑफ T का मैग्नीट्यूड। फिर इसको क्यों नहीं लिख रहे हो? ये भी लिखो भाई, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी y डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है। सही बात है ना? तो इसके लिए भी आना चाहिए। अगर आपने इसके लिए लिखा तो फिर पंगा है। पंगा कैसे है समझिए, क्योंकि H ऑफ I होता है ये वाला, तो इट्स इक्विवेलेंट टू योर E नोड E की पावर, ठीक है ना, पूरा माइनस अल्फा 1 Z डिवाइड बाई इट्स नीटा 1 इक्वल टू दूसरा वाला, इसका मैग्नीट्यूड ये वाला है, तो इट्स E नोड डैश डिवाइड बाई ये हो गया नीटा 2। और इनसे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना था? E नोड, और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड E ऑफ T का मैग्नीट्यूड कितना था? दैट्स योर E नोड डैश। अब अगर मान लो ये दोनों बराबर हुए तो ये बराबर ये हो गया। अब ये बराबर ये अगर हो गया, ये डैश है, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि नीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू नीटा 2। भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कब हो सकती है? ये कंडीशन सेटिस्फाई सर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब नीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू नीटा 2। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ मीडियम 1 मस्ट बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मीडियम 2। मतलब पहले वाले का इंपीडेंस दूसरे वाले के इंपीडेंस के अगर बराबर ही है तो फिर मीडियम चेंज कहां हुआ है? ये तो ये बोल रहा है कि ये केस सिर्फ तब हो सकता है जब आपके मीडियम में कोई चेंजेज ना हो रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में आपने यहां बोला क्या है सर? एक्चुअल में मैंने यहां ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंस वाला कंपोनेंट, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ट्रांसमिट कर रहा है। यही तो बोला है आपने। देखो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा था उतना ही आगे चला गया, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आया उतना ही आगे चला गया। मतलब रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ, ये बोल रहे हो आप। तो सर ऐसा कब हो सकता है?
ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इधर वाला मीडियम इधर वाले मीडियम के कैसा हो, एक जैसा हो, अलग अलग मीडियम नहीं हो, एक जैसा मीडियम हो। भाई ऐसा एक बात बताओ, अगर मान लो इधर से एक प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दी, मैंने बोला इसके इस लाइन के इधर भी हवा है और इस लाइन के इधर भी क्या है, हवा है। अब बताओ क्या होगा, अगर दोनों में हवा है तो फिर बाउंड्री बनेगी कहाँ, इधर से आपकी प्रकाश की किरण आएगी और इधर से होते हुए सीधे आगे निकल जाएगी। क्या कुछ रिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं। क्या कुछ इस वेव में इधर उधर टेढ़ा बनाएगा क्या, नहीं आएगा। तो सर कुछ रिफ्लेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। जितनी किरण इंसिडेंट होगी उतनी की उतनी ही आगे निकल जाएगी। तो ये तो इस चीज को डिफाइन किया है इसने कि भाई जितनी आ रही है अगर उतनी आगे जा रही है तो इसका मतलब मीडियम में कोई भी चेंजेस नहीं है, नीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू नीटा 2 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यहां तो मैंने लिया नहीं, यहां तो मैंने बोला है कि पहला मीडियम है आपका ये वाला, तो इसका नीटा 1 हो गया और इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस नीटा 2 हो गया। अगर दोनों बराबर हुए तो कैसे होगा, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर क्या होता है, अरे सर रिफ्लेक्शन पाया जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन पाया जाता है। मतलब इंसिडेंट डायरेक्ट ट्रांसमिटेड के बराबर नहीं होगी, उसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो कि ई ऑफ आर के टर्म में आएगा। आएगा या नहीं आएगा, ये कहानी समझ में आई, थोड़ी सी क्लियर है, माइंड में फिट हुआ। अरे सही है, आगे चलूं, देखो इसको हटा देता हूं। अब चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके, यहां आप एक बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, व्हेन मीडियम डज नॉट चेंज, ओके, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नीटा 1 इक्वल टू नीटा 2, देन द रिफ्लेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब जितना आएगा उतना ही आगे चला जाएगा, खत्म कहानी। सही बात है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सर अलग अलग तरह के मीडियम पाए जाते हैं तो रिफ्लेक्शन भी होगा। भाई बनता है, बिल्कुल बनता है। इधर से हटा दे थोड़ा सा, देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, ओके। तो क्या होगा फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या होगा, सर इधर से कुछ आया, इधर चला गया और थोड़ा सा आगे गया है, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम 1 में 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है ई ऑफ आई, दूसरा कंपोनेंट है ई ऑफ आर, और इधर वाला कंपोनेंट है ई ऑफ टी। बिल्कुल, मतलब आएगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ आगे क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। सीधी सी खास बात है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, एच। बताओ है या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो 2 अलग अलग मीडियम है, एक तरफ से वेव आई, आके एक वेव पे आके इंसिडेंस हुई, तो उसका कितना पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट हो गया और कितना पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो गया, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। अब देखो एच ऑफ आई की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो कितना पोर्शन एच ऑफ आई, एच ऑफ आई क्या होता है, एच ऑफ आई अभी मैंने इक्वेशन लिख रखी थी। क्या लिखूंगा मैं इसको, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ऑफ आई का मैग्नीट्यूड I0 लिख देता हूं डिवाइड बाई नीटा ऑफ 1। भाई एच ऑफ आई कौन से मीडियम में है, पहले वाले मीडियम में है, तो पहले वाले का इंटरसेनिक इंपेडेंस आएगा, आएगा नहीं आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पहले वाले का आएगा। अरे सही है ना, कंफ्यूजन है कोई, नहीं है ना। ई ऑफ आई नीटा 1 था दोनों में, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके आगे चलो, एच ऑफ आर की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा कि ई ऑफ आर 0 डिवाइड बाई नीटा ऑफ 1। पहले वाले मीडियम में है रिफ्लेक्शन भी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहले वाले मीडियम में ये है, पहले वाले मीडियम में ये है। आगे चलो, यहां पे मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा मैं ई ऑफ टी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई नीटा ऑफ 2। ये सब मैग्नीट्यूड है, आई ऑफ 0 0 0, ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड की बात की है मैंने। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ मस्त है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते तो भी यही बिहेवियर होता है, सही बात है। ओके, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, उस चीज को आप हल्का सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ आएगा। अब समझना जरा ध्यान से, देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब इस रिफ्लेक्शन वाला कंपोनेंट, भाई ट्रांसमिटेड के और इंसिडेंट के इक्वेशन तो मैंने लिखवा दिए थे, रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, किस तरह का बिहेवियर है और क्यों है ऐसा बिहेवियर, इसको आपको जानना जरूरी है। देखो जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक वेव ना इधर से आई है, यूं होते हुए आई है,
यहां पे टकराने के बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वापस से रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा। भाई वेव जो होगी, मान लो वेव इधर से आ रही है, इधर से वेव आ रही है, 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 यहां पे आके टकरा के यहां से वेव क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न कर जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी वेव पहले जा रही थी ऐसे जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं था ऊपर की तरफ, सही बात है, मतलब दोनों चल रहे थे यूं, क्लियर है। अब ऐसे चलते चलते ये वेव ये जाके टकराई यहां, और ये वेव टकरा के हो गई इधर, अब वेव जा रही है यूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है, अब जा रहा है यूं, समझा? अरे बिल्कुल समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। तो वेव की डायरेक्शन हो चुकी है ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स डायरेक्शन में है और दोनों जा रहे हैं यूं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव की डायरेक्शन पहले जो प्लस जेड में थी वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो चुकी है, और अब किधर जा रही है टकराने के बाद में, माइनस जेड डायरेक्शन में जा रही है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अभी भी एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है, जेड कोमा टी, परफेक्ट है, ओके। तो रिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ई आर 0, ओके। ई की पावर माइनस अल्फा 1 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ई की पावर माइनस ऑफ गामा 1 जेड। लेकिन यहां पे जब माइनस साइन लगाते हैं तो प्लस जेड डायरेक्शन में हो गया, आपका कैसे जा रहा है, माइनस जेड डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका ई नोड ई की पावर गामा 1 जेड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो साथ में क्या जाएगा, एक्स कैप आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? ये समझ में आई कहानी? पहले वेव जा रही थी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो पहले यू था बिहेवियर, समझ गए। अब ये वेव टकराई है, अब टकरा के ये वेव होगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऊपर ही है, अब ये जा रहा है यू, समझ रहे हो। तो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन प्लस जेड से हो चुकी है माइनस जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स कैप डायरेक्शन में है, परफेक्ट है, ओके। तो एक बात बताओ मुझे कि एच ऑफ आर क्या होगा, जेड कोमा टी, तो सर ये इसका मैग्नीट्यूड ई ऑफ आर 0 डिवाइड बाई नीटा ऑफ 1 बनेगा, ये बात तो सही है। यहां पे ई की पावर गामा 1 जेड आएगा क्योंकि ये भी जेड डायरेक्शन में जा रही है वेव रिफ्लेक्शन से, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्या वाई डायरेक्शन आएगी या माइनस वाई डायरेक्शन आएगी? अब समझो सर, रिफ्लेक्शन वाली वेव जा रही है माइनस जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हुआ, ठीक है, तो ई क्रॉस एच करोगे, थंब आएगा उधर, तो वेव की डायरेक्शन दिखाएगा इधर वाली, लेकिन रिफ्लेक्शन तो इधर नहीं है, रिफ्लेक्शन तो इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, ई क्रॉस एच, अंदर की तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, समझो। अरे समझ में आई कहानी? देखो भाई, ई ऑफ आर हो गया एक्स डायरेक्शन में, जेड ऑफ आर रिफ्लेक्शन हो गया इधर, तो एच ऑफ आर किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ये एक्चुअल में आपका माइनस ऑफ वाई कैप है, जबकि एच ऑफ आई प्लस वाई कैप में था, ये माइनस वाई कैप में है, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो जब आप एच ऑफ आर 0 को लिखोगे तो यहां पे एक्चुअल में आपका साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज इट्स डूइंग लाइक दिस, क्योंकि ये माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स आपका ऊपर हो गया, तो एच ऑफ आर आपका विद नेगेटिव साइन में इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, बिहेवियर बन जाएगा। इसको जरा प्यार से और ध्यान से आप समझ लीजिए। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? पूरा क्लियर है, समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन का बिहेवियर, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों समझ में आई ना आपको अच्छे से? ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा 1 वो तो आप लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये दोनों इक्वेशन समझ में आई ना? क्लियर हुआ पूरा? अब आगे चल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? आगे चलते हैं जरा, अब इसको हटा देता हूं मैं यहां से, देखो, ओके। तो सर बिहेवियर कुछ ऐसा मिला है। अब ये आपको दो इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब इन दोनों से मैं कुछ सॉल्यूशन करना चाहता हूं। देखो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लो कोई वेव आई, तो उस वेव के यहां से टकराने के बाद में मुझे ये बताओ कि टकराने के बाद कितना पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो गया। तो मुझे रिलेशन फाइंड आउट करो, इंसिडेंट की कितना आया और टकराने के बाद कितना वापस चला गया। मैं ट्रांसमिट नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ दो पूछ रहा हूं, कितना आया और टकराने के बाद कितना चला गया। तो एक तो उसमें रिलेशन निकालो, दूसरा कि कितना आया और कितना आगे ट्रांसमिट हो गया। तो दो रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि ट्रांजिएंट कंडीशन में कि आपका ट्रांसमिशन कितना हुआ है, तो एक पूछा जाता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और एक पूछा जाता है आपसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। दोनों का बिहेवियर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में कितना रिफ्लेक्शन होता है और कितना ट्रांसमिट होती है वेव आगे की तरफ। चलें देखो, एक बात बताओ, ये ई ऑफ टी है, ओके, ये ई ऑफ टी है, ये बिहेवियर है। अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं तो क्या बनेगा,
फ्रॉम 1 and 2, देखना बेटा 1 अपॉन नीटा 1 अपॉन नीटा 1 अपॉन नीटा दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, नीटा 1, ये हो गया इंसिडेंट वेव माइनस ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, परफेक्ट है, इक्वल्स टू ये हो गया 1 अपॉन नीटा 2, ओके। इसको मैं ये लिख सकता हूं, ओके, इट्स इंसिडेंट वेव प्लस इट्स रिफ्लेक्टेड वेव, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वालों को एक तरफ कर लो, इंसिडेंट वालों को एक तरफ कर लो, परफेक्ट है। इंसिडेंट वाला ये इधर आया, ये बनेगा 1 अपॉन नीटा 1 माइनस 1 अपॉन नीटा 2, ये हो गया इंसिडेंट वाला, ओके, परफेक्ट है। ये उधर गया तो ये बना रिफ्लेक्टेड, ये बना 1 अपॉन नीटा 1 प्लस 1 अपॉन नीटा 2, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, देख लो जरा ध्यान से, बिल्कुल सही है, ओके। अब अगर मैंने इसको आगे किया, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, देखो, तो अगर मैंने किया E ऑफ R डिवाइड बाई E ऑफ I, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर, ओके। तो ये हो गया कि रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई इंसिडेंट इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो उसको लाके नीचे डिवाइड करना है, ये हो गया 1 अपॉन नीटा 1 माइनस 1 अपॉन नीटा 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन नीटा 1 प्लस 1 अपॉन नीटा 2, परफेक्ट है ना, ओके। अब देखो अगर इसमें एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले में नीटा 1 नीटा 2 आएगा, नीचे भी नीटा 1 नीटा 2 आएगा, तो ऊपर बनेगा नीटा ऑफ 2 माइनस नीटा ऑफ 1, नीचे बन जाएगा नीटा ऑफ 1 प्लस नीटा ऑफ 2। ये किसको दिखा रहा है, पहले ये देखो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है E ऑफ R डिवाइड बाई E ऑफ I, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से, उसका कितना पोर्शन वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एक्चुअली दिखा रहा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को। किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिखाते हैं इससे, नीटा से, ठीक है ना, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये नीटा ऑफ E ऐसे लिख लो चाहिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कि टोटल में से कितना क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया है। समझ में आई कहानी, कि टोटल में से कितना क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब एक चीज को ध्यान से समझना, इसको हटा दो मैं थोड़ा सा यहां से, ओके, देखो प्यार से समझोगे सारी कहानियां समझ में आएगी। ये रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि कितना पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के पोलर फॉर्म में बिहेवियर ऐसा होता था कि इसका मैग्नीट्यूड विद सब एंगल होता है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होता है ना, ये एक्चुअल में रियल वैल्यू भी हो सकता है, इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकता है, सही बात है, बिल्कुल। मतलब इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो आएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एंगल भी होगा साथ में, क्यों, क्योंकि ये सारे पैरामीटर भी एंगल वाले हैं, सही बात है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एंगल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप जनरलाइज लिखो ना, तो इसको साथ में यहाँ पे फाई भी लिख सकते हो, फाई आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि इनका रेशियो आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको एंगल भी मिल सकता है, बिल्कुल सही बात है सर, एंगल भी मिलेगा, ओके। आगे चलें, बिल्कुल। तो आपको ये तो पता लग गया कि रिफ्लेक्शन वाला कितना होगा। अब ये तो देखो कि जो आई उसमें से आगे कितना गया, ट्रांसमिट कितना हुआ। अगर आपको ये निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे, जरा चेक करते हैं। E ऑफ R को यहां से उठा के लिखता हूं, मैं इधर गया तो E ऑफ R को क्या लिख सकता हूं, इट्स E ऑफ T माइनस E ऑफ I डिवाइड बाई नीचे हो गया E ऑफ I, ठीक है। और ये क्या बन गया, इट्स नीटा 2 माइनस नीटा 1 डिवाइड बाई नीटा 2 प्लस नीटा 1, ओके। इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा आपका E ऑफ T डिवाइड बाई E ऑफ I, इसको डिवाइड करोगे यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 1, ओके। और ये पूरा का पूरा ये वाला बिहेवियर हो गया कोफिशिएंट, ये इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया E ऑफ T डिवाइड बाई E ऑफ I इक्वल्स टू ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस 1। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में अगर आप एक जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेव का कितना पोर्शन आगे ट्रांसमिट कर रहा है। और अगर आप ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, अगर आप इसमें एक जोड़ोगे तो प्लस 1 करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ नीटा 2 नीटा 1 प्लस नीटा 2, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ रूल्स आपको पता लग गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का बिहेवियर ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका ट्रांजिएंट वाला, इसको बोलते हैं टो, ट्रांजिएंट कोफिशिएंट 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, बिल्कुल क्लियर है ना। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा हम, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। देखो इसको हटाता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालना होता अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ ऐसा मिला है,
ई ऑफ आर क्या होता है, देखो ई ऑफ आर का बिहेवियर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर यहां से आपको पता चल रहा है, बिल्कुल। तो ई ऑफ आर का बिहेवियर अगर एच ऑफ आर से अगर आप देखो तो एच ऑफ आर में और ई ऑफ आर में रिलेशन कुछ ऐसा होता है विद नेगेटिव साइन के हिसाब से, साथ में कौन आता है, नीटा बनाता है। तो इसको उठा के आप ऐसे पलट के इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सही है ना। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, जैसे ई ऑफ टी है, ई ऑफ टी कहां गया, ये रहा, ठीक है ना, ई ऑफ टी अपॉन ई ऑफ आई। तो दोनों का रिलेशन देख लो भाई जरा और इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। देखना ई ऑफ टी को मैं एच ऑफ एच से रिलेट कर रहा हूं इसको, तो एच से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल होता है ई इंटू टी होता है, सही बात है ना, एच इक्वल टू इस तरीके से। तो ई से लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा नीटा टू एच ऑफ टी डिवाइड बाई ई ऑफ आई को क्या लिख सकते हो, इट्स नीटा वन एच ऑफ आई। उधर क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ नीटा टू नीटा वन प्लस नीटा वन। देखो नीटा टू से नीटा टू गया, ये उधर जाएगा नीटा वन बनाएगा, ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ नीटा वन डिवाइड बाई नीटा वन प्लस नीटा टू। ओके, तो ये आ गया आपका क्या, ट्रांजेंट कि कितना पोर्शन ट्रांसमिट हो रहा है आगे, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट आ गया, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर 2 नीटा वन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर 2 टाइम्स नीटा टू आता है। टेंशन मतलब मैं आपको ऐसा फंडा बताऊंगा कि आपको सिर्फ एक कैलकुलेट करना पड़ेगा और आप चारों के पैरामीटर कैलकुलेट कर लोगे। फंडा है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। पहले सीख लो एक बार फॉर्मूले की तरीके से, इनके क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, आप ऐसे चुटकी बजा के आंसर दे दोगे, टेंशन मत लो। अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना, ये क्लियर है पूरा। ओके, अब देखो अगर मैं इसका रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट देखो तो यहां से देख लो बेटा, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। क्या बनेगा बताओ जरा, ई ऑफ आर क्या बनेगा, देखो वो रहा, ठीक है ना, इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा होता है। तो ई ऑफ आर लिखोगे तो माइनस ऑफ नीटा वन, इट्स माइनस ऑफ नीटा वन, ये हो गया आपका एच ऑफ आर, ठीक है। ओके, ई ऑफ आई इट्स नीटा वन एच ऑफ आई। ओके, नीटा वन से नीटा गया, सिर्फ नेगेटिव साइन ही बचा है, सही बात है, बाकी तो पूरा का पूरा ये आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इधर से इधर गया तो ये हो गया एच ऑफ आई एच ऑफ आर अपॉन एच ऑफ आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्चुअल में आपको क्या मिला है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक बात बताओ जरा मेरे को, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक कैलकुलेट कर लिया, देखो मान लो आप लोगों ने सबसे पहले इस ये फॉर्मूला तो याद रह ही जाएगा ना, नीटा टू माइनस नीटा वन अपॉन नीटा वन प्लस नीटा टू, एक फॉर्मूला याद रख लो, मान लो ये निकाल लिया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांजिएंट वाला कितना होगा, इसमें +1 कर दो, इसमें +1 करोगे तो कितना ट्रांसमिट होगा वो पता लग जाएगा, इसमें +1 करोगे तो कितना ट्रांसमिट हो गया वो पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिट, सही। अब जाओ मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्शन कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके साथ में नेगेटिव साइन लगा दो, पता लग गया, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें इसका ट्रांजिएंट कितना होगा, इसमें कितना ट्रांसमिट होगा, तो इससे जब ट्रांसमिट निकाला तो क्या किया था, रिफ्लेक्शन में +1 किया था, सही बात है। इसमें निकालना है तो क्या करो, इसमें +1 कर दो, बिल्कुल। देखो क्या ये ट्रांजिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको 1 माइनस नीटा ऑफ ई दिख रहा है क्या, या आप इसको 1 प्लस नीटा ऑफ एच बोल सकते हो क्या, बिल्कुल। देखो जरा, इसमें माइनस साइन लगा देना आगे और उसमें 1 ऐड कर देना, आपको यही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परफेक्ट है। तो क्या सारे फॉर्मूले आप एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, सबको एक ही तरीके से निकाल सकते हो, सबको एक ही उससे हाँक सकते हो, क्या बोलते हैं ना कि एक ही लाठी से सारी भैंसों को हाँकना, हाँक सकते हो, बिल्कुल। चला मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको, है ना, कुछ फील लेते हैं थोड़ा सा, ओके, समझना। देखो इसको हटा दूं मैं सबको, ठीक है, देखना थोड़े टाइम के लिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो गेट और ईएसी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में पहले मैं थोड़ी सा आके आपसे बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 फॉर्मूले डेवलप किए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को थोड़ा सा भूल जाओ। देखो मैंने आपको बोला था कि मान लो जैसे ये एक वायर है, ठीक है, जैसे मान लो आपका सर्विस तार है ये। अब मान लो इस वायर का इम्पीडेंस है मान लो Z1। अब आप जानते हो ना इम्पीडेंस में दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, रियल कंपोनेंट भी होते हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट भी होते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड विद एंगल होता है। और इम्पीडेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, सही बात है।
तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है। जो अभी अभी हम नीटा लिख रहे थे वो जेड है, ऐसा समझ लो। ओके, परफेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे मैंने एक दूसरा वायर लगा दिया। मान लो एक क्या है, केबल है, और इसका इंपेडेंस है मान लो कितना, Z2। कहानी वही बनी कि नहीं बनी कि मान लो इधर से आपका वोल्टेज आया, इधर से आपका करंट आया। वोल्टेज का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, करंट का मतलब है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आया। यहां आने के बाद में ये कुछ टकरा के वापस चला गया, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ये इधर से टकरा के वापस चला गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। कुछ आगे ट्रांसमिट हो गया, ये V ऑफ टी हो गया, कुछ आगे ट्रांसमिट हो गया, ये I ऑफ टी हो गया। बिल्कुल सही है। मतलब ये पूरा बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो होता है वोल्टेज का, जो करंट का होता है वो एक्चुअली में किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। मतलब अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट के लिए अगर आप फॉर्मूले डेवलप करो तो आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल यही बोलोगे कि V ऑफ R अपॉन V ऑफ I, कि वोल्टेज का कितना पोर्शन वापस रिफ्लेक्टेड होता है। तो वही फॉर्मूला बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना था। तो वो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1, वन नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1 लिखा था। ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। परफेक्ट है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसको आप लिख सकते हो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। परफेक्ट है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। अगर आप इसका ट्रांजिएंट वाला बिहेवियर देखोगे तो ट्रांजिएंट वाला बिहेवियर बिल्कुल यही बनेगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में 1 को जोड़ दो तो ये आपका ट्रांजिएंट ऑफ वोल्टेज आपको मिल जाएगा कि कितना ट्रांसमिट आपका आगे वोल्टेज होगा। इसमें आप +1 करोगे तो आपका डेफिनेटली फॉर्मूला वही बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ Z2 इट्स Z1 प्लस Z2। तो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट के भी सेम ही फॉर्मूले होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले पाए जाते हैं। अगर आप करंट्स की बात करोगे तो करंट के फॉर्मूले भी वही है जो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं V ऑफ R I ऑफ R डिवाइड बाई I ऑफ I को अगर मैं लिखूंगा तो इट्स माइनस ऑफ टो V बनेगा। ठीक है ना। और अगर मैं इसी का ट्रांजिएंट वाला कंपोनेंट लिखूं कि I ऑफ T डिवाइड बाई I ऑफ I अगर मैंने किया तो इट्स माइनस टो ऑफ V बनेगा। दैट्स माई फॉर्मूला। ये सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके, अब इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल फीलिंग दे देता हूं कि एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब समझना, क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, दोनों का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ये आंसर देना मुझे, ठीक है। ओके, मान लो ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहां से लेके यहां तक, यहां से एक दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है ये वाली, लेकिन ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल एक जैसी है। मतलब इसका इंपेडेंस है मान लो कितना Z1 और इसका भी इंपेडेंस है मान लो कितना Z1, दोनों का इंपेडेंस सेम है। ठीक है, तो मैंने बोला कि बताओ वोल्टेज और करंट का रिफ्लेक्शन और ट्रांजिएंट कंपोनेंट कितना कितना होना चाहिए। अब बेटा एक बात को बताओ, अगर इसका भी इंपेडेंस उतना ही है, इसका भी इंपेडेंस उतना ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसा मीडियम उधर है वैसा ही मीडियम इधर है। जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कुछ रिफ्लेक्शन होना चाहिए क्या? अभी अभी मैंने लाइन लिखवाई थी कि अगर मीडियम चेंज नहीं होगा, अगर नीटा 1 इक्वल टू नीटा 2 होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, पूरी की पूरी वेव क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, जितना आएगा उतना आगे चले जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर यह आना चाहिए सर कि वोल्टेज का ट्रांजिएंट का कंपोनेंट 1 होना चाहिए कि जितना आएगा उतना आगे चले जाएगा, और रिफ्लेक्शन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ये इसके आंसर्स होने चाहिए। क्या यही इसके आंसर है? क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या वोल्टेज का रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या करंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर भी 0 होना चाहिए। क्या करंट भी जितनी आएगी उतनी आगे चले जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो क्या ट्रांजिएंट ऑफ द करंट ये भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या ये इसके आंसर्स होने चाहिए? बिल्कुल इसके आंसर तो यही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर फिलोसॉफी। सही बात है भाई, हमें तो ऐसा ही दिख रहा है। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो ये बिहेवियर होना चाहिए। जरूर फॉर्मूले चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द वोल्टेज क्या होता है, इट्स Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। अब चूंकि Z1 और Z2 दोनों बराबर है तो ये तो 0 मिल ही गया। अब ये निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर दो, सही मिल रहा है। इसके साथ माइनस साइन लगाओगे तो -0 तो 0 ही मिलेगा, सही है। उसमें 1 ऐड करोगे तो यही मिलेगा। मतलब आंसर आपको क्लियरली हुए कि नहीं हुए? थॉट्स डेवलप करो, इसको डेवलप करो। क्लियर, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एडिशनल कर देते हैं आपके लिए। देखो ठीक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं कौन से क्वेश्चन है भाई जो ज्यादा बार पूछे गए? देखो 2 और है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मान लो ये आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन थी,
परफेक्ट है, ये ट्रांसमिशन लाइन थी। ओके, मान लो इसका इंपीडेंस था कितना, Z1, मोटी कर देता हूं थोड़ी सी और। ओके, मान लो ये इसका इंपीडेंस है Z1, ठीक है ना। इसमें यहां से वोल्टेज भी आ रहा है, इसमें यहां पे करंट भी आ रही है, ठीक है ना। अब यहां मैंने इसे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हो ना, मतलब इस वायर का इंपीडेंस Z(2) ये कितना है, 0 है। मैंने बोला बताओ कि वोल्टेज और करंट का इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन वाला और ट्रांसमिटेड वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए, मतलब वोल्टेज कितना आगे ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने का मतलब है यहां से होते हुए ग्राउंड में कितना जाएगा, और करंट कितना आगे ट्रांसमिट होगा यहां से होकर कितना ग्राउंड में जाएगा। दोनों का कंपोनेंट निकालोगे, रिफ्लेक्शन कितना होगा और आपका ट्रांसमिट कितना होगा। अब जरा एक बात को मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक कंपोनेंट कितना है, Z1 है। अब आप जानते हो जब इंपीडेंस कम होता है तो मैक्सिमम करंट होते हुए कहां जाएगी, ग्राउंड में जाएगी। जहाँ इसका इंपीडेंस कम होता है वहां पे करंट मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। इसका इंपीडेंस कितना है, 0 है, मतलब इस वाले कंपोनेंट में करंट कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब यहां से जो कंपोनेंट आगे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट वाला कंपोनेंट। ओके, तो मतलब I(t) की वैल्यू कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। बिना फॉर्मूले लगाए हुए जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, क्वेश्चन को देख के वो ये आ रहे हैं, करंट मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरा कंपोनेंट, वोल्टेज यहां से आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद में शॉर्ट सर्किट है, इसका इंपीडेंस 0 है। अब इसमें करंट कितनी भी हो, अगर मैं वोल्टेज देखूंगा तो करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करूंगा इंपीडेंस से, तो मुझे वोल्टेज मिलेगा। इंपीडेंस 0 है, मतलब वोल्टेज V(t) मुझे हमेशा कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो यहां तो वोल्टेज होगा ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल, ये मैक्सिमम मिलना चाहिए। ओके, तो यहां से तो वोल्टेज आ रहा है और आगे जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना वोल्टेज आ रहा होगा उतना का उल्टा वोल्टेज पीछे जा रहा होगा, V(r), मतलब V(i) और V(r) बराबर रहे होंगे। इंसिडेंस वाले का डायरेक्शन ये रहेगा होगा और रिफ्लेक्टेड वाले का बिहेवियर ये रहा होगा। ट्रांसमिट तो हो नहीं रहा आगे। भाई मुझे तो देख के ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, नहीं आ रही है, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो भाई, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है वोल्टेज का, क्या होना चाहिए सर, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1, चूंकि Z2 0 है। ओके, तो माइनस Z1 अपॉन Z1 कितना बना, -1 बना। ये किसके बराबर है, ये आया है V(r) अपॉन V(i), मतलब ये क्या मिल गया, ये मिल गया V(r) इक्वल्स टू -(v)(i), बिल्कुल। मतलब जितना आपका रिफ्लेक्टेड वेव रहेगा वोल्टेज का, उसका मैग्नीट्यूड आपके आने वाले वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज यहां से आ रहा है वो यहां आने के बाद इससे टकरा के पूरा का पूरा वोल्टेज यहां से क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो बोला था मैंने, बिल्कुल, फॉर्मूले से भी यही है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने इसमें देखा कि कितना वोल्टेज ट्रांसमिट करेगा, तो मैं बोलूंगा कि इट्स 1 प्लस रिफ्लेक्टेड कांस्टेंट ऑफ वोल्टेज। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो कितना मिलेगा, 0। मतलब कोई भी वोल्टेज आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, और चूंकि शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज ट्रांसमिट करना भी नहीं चाहिए, V(t) की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यही तो यहां से आया है, देखो, इट्स V(t) अपॉन V(i) इक्वल्स टू 0। इट मीन्स V(t) कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। परफेक्ट है ना, बिल्कुल। देखो, हाँ देखो, आपको सब कुछ आंखों के सामने नजर आएगा, सबसे बड़ी खास बात यह है, सही है ना। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैंने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट देखा, तो मैं बोल ही रहा हूं कि ये शॉर्ट सर्किट है, तो जो भी करंट आएगी पूरी की पूरी करंट को ग्राउंड में भेजने की कोशिश करेगा ये। भाई आगे इंपीडेंस ही 0 है, तो यहां करंट आने के बाद में वापस से हाई इंपीडेंस में क्यों जाना चाहेगी, करंट हमेशा लो इंपीडेंस वाला रास्ता चूज करती है, आपको पता है ये बात। तो यहां आने के बाद में पूरी की पूरी ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगी करंट, सही है ना। तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी करंट ग्राउंड में जानी चाहिए। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आप देखो क्या होगा, इट्स माइनस ऑफ, इसके साथ में नेगेटिव साइन लगाया, इट्स माइनस ऑफ रो ऑफ आई। कितनी वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है +1। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इस +1 का क्या मतलब है, समझना ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इस +1 का क्या मतलब है, ये हो गया आपका करंट का रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई करंट का इंसिडेंट, मतलब यहां पे मिला है आपको I(r) प्लस I(i), I(r) इक्वल्स टू I(i), दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और आपका डायरेक्शन भी सेम है। मतलब इंसिडेंट करंट भी इधर इसी डायरेक्शन में होगी और रिफ्लेक्टेड करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, I(r).
दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। सही बात है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश की, क्या देखा मैंने देखा आई वांट टू से कि इट्स ए ट्रांजेंट कंपोनेंट ऑफ करंट आई ऑफ आर। क्या लिखूंगा? इट्स 1 प्लस रो ऑफ आई। इसकी वैल्यू कितनी मिली है? +1, ओके। तो ये हो गया आपका 1 + 1, ये आपको कितना मिल गया? 2 मिल चुका है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर ट्रांजेंट करंट डिवाइड बाई इंसिडेंट करंट, मतलब ट्रांजेंट करंट एक्चुअल में आपकी 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट करंट के बराबर है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, समझिए। 2 मीडियम है, यहां चलने से पहले एक मीडियम है, इसके बाद में दूसरा मीडियम। सही है ना? बिल्कुल। तो एक्चुअल में मीडियम 1 में 2 करंट्स है। पहली करंट है इंसिडेंट, दूसरी करंट है रिफ्लेक्टेड, और मीडियम 2 में एक करंट है, वो करंट आपकी कौन सी? ट्रांजेंट करंट है। अब देखो कि अगर मान लो आपको ये पता लग रहा है कि ट्रांजेंट करंट की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मान लो कुछ करंट यहां पे आ चुकी है, भाई यहां से कुछ करंट आई, सही है, ओके। तो ये करंट का आने वाले का कंपोनेंट है कि कितनी करंट यहां से आई है। अब ये करंट पूरी की पूरी आगे जानी चाहिए, क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अब आपको पता है ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे इंपेडेंस कैसा है? 0 है, तो यहाँ की करंट कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ट्रांजिएंट करंट कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आई ऑफ आर रिफ्लेक्शन तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इंपेडेंस दोनों का कैसा है? अलग अलग है। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ तब नहीं होता है जब दोनों आपके सिस्टम के इंपेडेंस आपके बराबर हो। उसके अलावा हर केस में आपका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा अगर इंपेडेंस अलग अलग है तो। अब यहाँ पे इंपेडेंस Z1 है, यहाँ पे इंपेडेंस 0 है, तो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा कि इस I ऑफ t की वैल्यू को क्या बनाए? मैक्सिमम बनाए। सही बात है, मतलब रिफ्लेक्शन वाला कंपोनेंट भी एक्चुअल में इधर नहीं जाके वो भी आपका इंसिडेंट वाले वेव की डायरेक्शन में ही फ्लो होना शुरू कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड होके मैक्सिमम करंट को कहां फ्लो कराने की कोशिश करते हैं? ग्राउंड में फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? मतलब आपका इसमें रिफ्लेक्शन कंपोनेंट भी इंसिडेंट कंपोनेंट की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और इसलिए इसके बिहेवियर को कैसा बना देते हैं? मैक्सिमम बना देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब इंपेडेंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट तो है जो है, रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में ना जाके सेम इंसिडेंट वाले कंपोनेंट की तरह बिहेवियर करने लग जाता है, इसलिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और आपको दिख रहा है बिहेवियर? दिखा या नहीं दिखा? क्लियर है? ओके। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है, इसको मार्कर नीचे गिर गया, ठीक है, इधर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, आपने खुद करना है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, और ये यहां पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब समझते हो ना? इंपेडेंस इंफिनिटी। ये Z1 है। आपको निकालना है वोल्टेज करंट सबके, आपके कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो आप इसको देख के समझना, इसमें करंट देखो, अगर ये ओपन है तो ओपन सर्किट में करंट नहीं होती है, पता है ना आपको? वोल्टेज मैक्सिमम होता है, मतलब यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो मतलब V ऑफ t की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। करंट तो 0 होती है ओपन सर्किट में, तो I ऑफ t रहेगा 0। समझ गए? तो करंट जितनी आएगी उतनी वापस जाएगी, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट कितना बनेगा? -1। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो ये आपका बनेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट कितना बनेगा? -1। सही है ना? ट्रांजिएंट बिल्कुल नहीं हो रहा, तो मतलब आपका टो ऑफ I कितना आएगा? आपका 0 आएगा। चेक कर लेना। V ऑफ t मैक्सिमम होगा। V ऑफ t अगर मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, जैसे करंट यहां मैक्सिमम हो रही थी, तो इसका मतलब V ऑफ I और V ऑफ R दोनों बराबर आ रहे होंगे। सही है? तो आपको यहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज 1 मिल रहा होगा, आपको यहां पे ट्रांजिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू 1 + 1 2 मिल रही होगी। चेक कर लेना, सॉल्व करना पूरे को, आपको ऐसे आंसर मिल रहे होंगे। सही बात है? तब ऐसा दिमाग लगाना शुरू करो कि आप लोगों को विदाउट फॉर्मूले लगाए अप्लाई किए हुए आपको आंसर्स मिल जाए। ओके, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसमें अब ये मैं अब थोड़ा ट्रांसमिशन लाइन की तरफ चला गया था। अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक तो स्टैंडिंग वेव रेशियो के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ओके, और कुछ इसके आगे की बारे में बातें और बताऊंगा। एक जनरलाइज बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, ठीक है ना? तो ट्रांसमिशन लाइन के एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल कल की क्लास में करेंगे और स्टैंडिंग वेव रेशियो के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।